Good morning, all of you. Today we will discuss about the physiology of the blood. Blood is circulatory system for our body. क्या रहता है ब्लड के अंदर? हम पढ़ेंगे आज की ब्लड की कॉम्पोजिशन क्या होती है, ठीक है। ब्लड किस किस चीज से मिलके बना होता है और ब्लड के फंक्शंस क्या है मेनली। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दैट डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म। मेसोडर्म क्या होता है? जो हमारी बोन्स होती हैं, बोन्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं बोन मैरो, ठीक है। वहां पे हमारा क्या रहेगा? वहां पे हमारा ब्लड बनता है। द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज एंड द डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद देम इज कॉल्ड हिमेटोलॉजी। जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम हिमेटोलॉजी बोलते हैं। और वैसे जो ब्लड है वो ग्रीक का एक वर्ड है हीम, जिसको कहते हैं ग्रीक के वर्ड हीमोलोगस से मिलके बना है। हीम का मतलब होता है ब्लड और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि ब्लड की स्टडी। तो ब्लड हमारा मेनली क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है हमारा ब्लड। और ब्लड हमारा किससे मिलके बना होता है? ब्लड की कॉम्पोजिशन हमारी रहती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड की जो हमारी प्रॉपर्टीज होंगी वो क्या होंगी? कैसा हमारा ब्लड दिखता है, क्या उसका पीएच है, क्या उसका मास है, कैसा टेस्ट है, टेम्परेचर है, ठीक है। ये सब हमारा आता है ब्लड की प्रॉपर्टीज में। तो हमारा जो ब्लड है उसका कलर क्या होगा? ब्राइट रेड इन आर्टरीज एंड डार्क रेड इन वेन्स। जो वेन्स में होता है वो हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए उसमें वो क्या कैसा दिखता है? डार्क रेड कलर का दिखता है और वो हमारा वेन्स में होता है। और जो ब्राइट रेड होता है वो आर्टरीज में होता है और वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट होता है और इसमें हमारा ऑक्सीजन रहता है। ब्लड का मास क्या रहेगा? 8% ऑफ द बॉडी मास। जो हमारा पूरी बॉडी का 8% मास होगा वो हमारा ब्लड का होगा। ब्लड पीएच होगी स्लाइटली एल्केलाइन। ब्लड का जो पीएच होता है वो हमारा एल्केलाइन रहता है स्लाइटली। ये आपका न्यूट्रल पीएच के अराउंड रहता है आसपास, बट थोड़ा सा ये एल्केलाइन होता है 7.35 टू 7.45। जो टेस्ट होगा ब्लड का वो सोल्टी होता है। जो ब्लड का टेस्ट रहेगा वो सोल्टी रहेगा। एंड टेम्परेचर इज 38 डिग्री सेल्सियस, 100.4 डिग्री फारेनहाइट। सेल्सियस में 38 डिग्री एंड फारेनहाइट में 100.4 डिग्री। जो विस्कोसिटी होगी, विस्कस हमारा ब्लड थोड़ा विस्कस रहता है, उसकी विस्कोसिटी 3 to 4 टाइम मोर होती है वाटर के कंपैरिजन में। वाटर हमारा क्या रहता है? वाटर हमारा बड़ा थिन होता है, वो विस्कस नहीं होता, बट ब्लड क्या रहता है? विस्कस होता है ड्यू टू आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स की वजह से। जो ब्लड का वॉल्यूम होता है वो 5 to 6 लीटर होता है एक ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये जैसे कि कॉम्पोजिशन की बात आ गई कि ब्लड किस किस से मिलके बना होता है। प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, वो डब्ल्यूबीसीज होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट होती हैं। ये देखो, ये सेंट्रीफ्यूज ब्लड दिखाया हुआ है, बीच में कैपिलरी दिखाई है। जब हम ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो उसमें से हमारे जो आरबीसीज होती हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाती हैं और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो आपकी डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के बीच में एक लेयर बन जाती है उनकी, और ऊपर की तरफ हमारी क्या आ जाती है? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी के बीच में हमारा क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो नेक्स्ट हमारा आता है कि ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है, सेल्यूलर एलिमेंट्स कौन से हैं, ब्लड की मीन्स फर्दर कॉम्पोजिशन जो रहेगी, जिनको हम अभी डीप स्टडी करेंगे कॉम्पोजिशन को। तो ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा जो रहता है वो 55% होता है और जो सेल्यूलर एलिमेंट्स होते हैं वो 45% होते हैं सेल्यूलर एलिमेंट्स। तो हमारी जो आरबीसीज होती हैं उनको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं। जो सेल्यूलर एलिमेंट्स फर्दर जो डिवीजन होती है सेल्यूलर एलिमेंट्स के अंदर ही आती है हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट्स हमारी वो होती हैं जिनको आरबीसीज को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट्स, और जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं उनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वो हमारी होती है थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है प्लाज्मा। क्या होता है प्लाज्मा? किसको कहते हैं? प्लाज्मा इज अ पेल येलो कलर्ड लिक्विड component of blood that holds the cellular element of blood in suspension। तो जो हमारा प्लाज्मा होता है वो हमारा पेल येलो कलर का लिक्विड होगा
जो ब्लड के अंदर होता है और सेलुलर एलिमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये ब्लड के अंदर सस्पेंडेड रहता है। नेक्स्ट हमारा है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट है। अब प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, देखो इस लास्ट स्लाइड में हमने किया था कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा है और सेलुलर एलिमेंट है। सेलुलर एलिमेंट के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो जाएंगे। और जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा जो 55% है, उसके अंदर क्या है, प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। तो प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे होंगे वाटर, प्रोटीन, ठीक है, और अदर सोल्यूट। जो वाटर है वो 91.5% होगा, जो प्रोटीन है वो 7% होगा और जो अदर सोल्यूट है वो 1.5% होगा। ठीक है, तो वाटर हमारा हो गया और अदर सोल्यूट्स हो गया। वाटर के आगे कोई कॉम्पोजिशन नहीं है क्योंकि वाटर है सिंपली प्रेजेंट 91.5%। आगे प्रोटीन्स है कि कौन कौन से प्रोटीन्स है उनके नेम करेंगे हम, और जो अदर सोल्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं अदर सोल्यूट्स, उनकी फर्दर डिवीजन देखेंगे कौन कौन सी डिवीजन है। तो प्रोटीन्स जो है वो 7% प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे होंगे एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। ये हमारे हैं प्रोटीन के, प्रोटीन की इनके नेम है एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन एंड फिब्रिनोजन। और जो थर्ड पार्ट है प्लाज्मा का अदर सोल्यूट, वो हमारा 1.5% प्रेजेंट होगा। उसके अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, गैसेस आएंगी, न्यूट्रिएंट्स आएंगे और वेस्ट प्रोडक्ट्स आएंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हमारे वो कौन से होंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोराइड आयंस हो गए जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, कार्बोनिक आयंस हो गए, सोडियम आयन, ये सारे के सारे आयंस ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस, ये हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है गैसेस की, गैसेस कौन कौन सी होंगी अदर सोल्यूट के अंदर जो प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगी, वो आपकी हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये गैसेस मेनली प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट्स। अब ये इलेक्ट्रोलाइट से गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गया या फिर फैटी एसिड्स हो गया। जो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स, ये सब आपके न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा वेस्ट प्रोडक्ट। अब वेस्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया एंड क्रिएटिनिन। जो आपका यहाँ से जाने के बाद ब्लड, जो हमारा ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर जो ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट हैं, ये हमारे फिल्टर होंगे। कहाँ पे फिल्टर होंगे, ये हमारे फिल्टर होंगे हमारे यूरिनरी सिस्टम में, और वहां से आपके बॉडी में से वेस्ट के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा फंक्शन ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा का फंक्शन क्या रहेगा, प्लाज्मा के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो फंक्शंस हैं, जो प्लाज्मा के क्या काम है, ठीक है, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो अलग अलग हैं उनकी क्या काम है, मेनली उनके वर्क बताने हैं हमने क्या है। अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने देख लिया है पीछे की वाटर है, प्रोटीन है और अदर सोल्यूट्स हैं, ठीक है, एल्ब्यूमिन होगी, ग्लोबुलिन, ये सारे प्रोटीन्स हैं। तो इनके फंक्शंस क्या हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे यहाँ वाटर। अब वाटर क्या काम करता है हमारे ब्लड में, हमारी बॉडी में क्या काम करेगा वाटर, एब्जॉर्प्शन का काम कराएगा, ट्रांसपोर्टेशन का काम कराएगा और रिलीज कराएगा हीट को, ठीक है, रिलीज हीट। तो ये तीनों मेन फंक्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड रिलीज हीट। नेक्स्ट है हमारा एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या काम करेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस रखेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब क्या है कि जो भी फ्लूइड आपकी बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू टिश्यूज, थ्रू योर इंटरस्टिशियल स्पेसेस, उसमें आपका जो ऑस्मोटिक बैलेंस बना के रखेगा वो कौन रखेगा, एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट आपका है ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे, जो भी फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ जाता है, ब्लड के अंदर आ जाता है, उसको वहीं पे ही किल कर देगा, वहीं पे ही उसकी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। इसको कहते हैं डिफेंस मैकेनिज्म। नेक्स्ट आपका है फिब्रिनोजन। अब फिब्रिनोजन भी एक प्रोटीन है। फिब्रिनोजन क्या करता है, जब ब्लड क्लोटिंग हो, जब हमारा ब्लड कहीं पे कट लग जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कट लगने के बाद ब्लड क्लोट होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड क्लोटिंग में जो मेन प्रोटीन हेल्प करता है वो हमारा होता है फिब्रिनोजन, ठीक है, जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ये फिब्रिनोजन, ये हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस। अब जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस हैं, ये वाले इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस जो आपके यूरिनरी सिस्टम में मेन हम इनको पढ़ते होते हैं,
तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस क्या करते हैं, ये पीएच बफर करते हैं, पीएच बफरिंग, यानी कि पीएच मेंटेन करके रखते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक आयंस क्या करेंगे, एज अ बफरिंग एजेंट यूज होंगे, यानी कि पीएच को मेंटेन करने का काम करेंगे। ये जो ब्लड की पीएच है उसको मेंटेन करके रखेंगे। नेक्स्ट आपका आ गया रेड ब्लड सेल क्या होती है। रेड ब्लड सेल की शेप क्या है, साइज क्या है, उसका कलर क्या है, उसका काउंट कितना है, लाइफ स्पैन कितना है। ठीक है, ये आरबीसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो आरबीसी की शेप क्या रहती है, सर्कुलर होगी, बायकनकेव होगी और नॉन न्यूक्लिएटेड होगी। इसके अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं होगा, सर्कुलर और बायकनकेव होगी। नेक्स्ट आपका है कि साइज कितना होगा इसका, डायामीटर 7 to 8 माइक्रोमीटर, थिकनेस 2.5 माइक्रोमीटर, कलर रेड होगा और इसको हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी बोल देते हैं हम। जो इसका कलर होता है इसको रेड कलर का होता है और रेड कलर को हम हीमोग्लोबिन, इसीलिए इस हीम की वजह से कि ये हेम हमारा प्रेजेंट होता है, इस हेम की वजह से इसको हीमोग्लोबिन पिगमेंट भी बोल देते हैं। और जो इसका काउंट होता है, मेल में डिफरेंट काउंट होता है और फीमेल में अलग काउंट होता है। तो जो मेल के अंदर इसका काउंट रहता है वो 5.4 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर रहेगा और जो फीमेल के अंदर होगा वो 4.8 मिलियन आरबीसी पर माइक्रोलीटर। तो ठीक है, आपका मेल के अंदर क्या होगा, इसका काउंट ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू फीमेल। फीमेल के अंदर 4.8 रहेगा क्योंकि। तो लाइफ स्पैन क्या होगा कि इसकी लाइफ कितनी होगी, एक आरबीसी के मोलिक्यूल की लाइफ होगी 120 डेज। आफ्टर 120 डेज वो क्या होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं। ठीक है, तो ये वो डेड हो जाती है आरबीसी। 120 डेज इसका लाइफ स्पैन रहता है। नेक्स्ट आपकी है इरिथ्रोपोइसिस। अब इरिथ्रोपोइसिस किसको बोलते हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज। जब नई आरबीसीज हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं उस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिथ्रोपोइसिस। तो अडल्ट के अंदर, चाइल्ड के अंदर और फीटस के अंदर कैसे कैसे क्या क्या होती है, तो देखो अडल्ट के अंदर रेड बोन मैरो ऑफ लॉन्ग बोन, हिप बोन, ब्रेस्ट बोन एंड रिब बोन, इनके अंदर बनती है। अडल्ट के अंदर जो इरिथ्रोपोइसिस होती है, जो आरबीसीज बनती है, वो कौन सी जगह पे होती है, या तो हिप बोन में होंगी या आपकी ब्रेस्ट बोन में होंगी या फिर रिब्स में होंगी। और जो चाइल्ड होते हैं अप टू 5 ईयर्स, जो अप टू 5 ईयर्स होते हैं, जिनकी एज 5 साल से ज्यादा वाले बच्चे होते हैं, उनकी कहाँ पे होती है, बोन मैरो ऑल द बोन। क्योंकि उनकी बॉडी की अभी उनकी जो हिप बोन होती है वो ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती, ना ब्रेस्ट बोन ना ही आपकी रिब्स जो होती वो ज्यादा डेवलप हुई होती। तो उनकी क्या होती है, ओवरऑल द जो बॉडी के अंदर जो बोन होती है, हर एक बोन मैरो के अंदर आरबीसी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट आपका आ गया फीटस। फीटस के अंदर जो लीवर और स्प्लीन होता है उनमें ज्यादातर आरबीसी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर ज्यादातर होता है। नेक्स्ट आपका इंक्रीज इन नंबर ऑफ आरबीसी इज नोन एज पोली पोलिकाइथीमिया। पोलिकाइथीमिया किसको बोलते हैं हम, जब बॉडी के अंदर आरबीसी काउंट ज्यादा हो जाता है उसको हम बोलते हैं पोलिकाइथीमिया। और जब आरबीसी काउंट कम हो जाता है उसको बोलते हैं इरिथ्रोपीनिया। यानी कि पीनिया वर्ड होता है यूज कमी के लिए और थीमिया यूज होता है इंक्रीज के लिए, ज्यादा के लिए। तो पोलिकाइथीमिया का क्या मतलब है, आरबीसी काउंट क्या हो गया, ज्यादा बढ़ गया। और इरिथ्रोपीनिया का क्या मतलब होता है, जब आरबीसी काउंट क्या हो जाता है आपका, कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है बॉडी में नॉर्मल से। तो नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस ऑफ आरबीसीज। अब आरबीसीज के क्या फंक्शन रहते हैं बॉडी में, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। क्या कराएगा, ट्रांसपोर्टेशन कराएगा ऑक्सीजन का लंग्स से टिश्यू में। अब आपको पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के टाइम पे हम क्या करते हैं, जब हम इनहलेशन करते हैं, इनहलेशन में हम क्या करते हैं, हम गैसेस को क्या करते हैं, बाहर से एनवायरमेंट से हवा को लेते हैं, एयर को लेते हैं, तो उसमें हमारी ऑक्सीजन होती है, वो आपकी कहाँ पे जाती है, लंग्स के अंदर एल्वोलाई पार्ट में जाती है। एल्वोलाई से फिर वो कहाँ पे जाएगी, टिश्यूज में जाएगी और फर्दर वो पूरी बॉडी के अंदर वहां से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट आपका है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। ये ट्रांसपोर्ट कराएगा या ऑक्सीजन को कराएगा लंग्स से टिश्यूज में, और जो और क्या ट्रांसपोर्टेशन कराएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कराएगा टिश्यूज से लंग में। अब टिश्यूज से लंग में क्यों कराएगा, क्योंकि लंग में उसको फिर एक्सचेंज होना है। एक्सलेशन के टाइम पे बाहर चली जाएगी लंग से और इनहेलेशन के टाइम पे ऑक्सीजन की फॉर्म में फिर से बाहर आ जाएगी।
तो नेक्स्ट हमारा है कि नॉर्मल ब्लड कंटेंट कितना रहता है। एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो नॉर्मल ब्लड कंटेंट होगा वो 13 to 15 ग्राम ऑफ HB पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि जो HB होना चाहिए वो आपका 13 से 15 ग्राम होना चाहिए पर 100 ml ऑफ ब्लड, यानी कि 100 ml ब्लड के अंदर आपका 13 से 15 ग्राम HB होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा है 1 RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियन मोलिक्यूल्स ऑफ HB, कि एक RBC मोलिक्यूल के अंदर 1 RBC कंटेन अबाउट 250 मिलियन मोलिक्यूल ऑफ HB, कि 250 मिलियन मोलिक्यूल होते हैं आपके HB के एक RBC मोलिक्यूल के अंदर। ईच मोलिक्यूल ऑफ HB कैरीज 4 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और एक हीमोग्लोबिन मोलिक्यूल के अंदर 4 मोलिक्यूल होते हैं ऑक्सीजन के। तो समझ रहे हो ये चीज कि आपका जो नॉर्मल कंटेन होता है HB का पर 100 ml कितना होता है 13 to 15 ग्राम। उसके बाद जो RBC कंटेन होता है वो 250 मिलियन मोलिक्यूल्स होता है HB का, ठीक है। एक RBC के अंदर 250 मिलियन HB होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं। तो नेक्स्ट आपका है कि एक मोलिक्यूल HB का आपकी 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के रखता है। आपने कभी भी देखा हो जो हेम की पोजीशन में हेम की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं कि HB और उसके चारों तरफ 4 मोलिक्यूल ऑक्सीजन के लगे होते हैं। तो नेक्स्ट आपका है व्हाइट ब्लड सेल्स। अब व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी होती है हमारी, व्हाइट ब्लड सेल्स की शेप कैसी होती है, ओमियोबॉइड न्यूक्लिएटेड होती है, ठीक है। ओमियोबॉइड न्यूक्लिएटेड क्यों कहा है इसको, क्योंकि वो अमीबा की शेप की होती है। नेक्स्ट आपका आता है कि साइज क्या रहेगा 12 to 15 माइक्रोमीटर। नेक्स्ट इसका है कलर, कलर दिखने में अमीबा के जैसे कलरलेस होता है और ट्रांसल्यूसेंट होता है, जैसे अमीबा होता है ना जो हमारा पानी के अंदर होते हैं, जो हमारे सी के अंदर मिलते हैं, जो वो कैसे होते हैं अमीबिएटेड अमीबा कैसे होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट टाइप होते हैं और कलरलेस होते हैं। नेक्स्ट है कि WBC काउंट कितना है, वो है आपका 5000 to 10,000 WBC पर माइक्रोलीटर, ठीक है। एक माइक्रोलीटर के अंदर आपके 5000 to 10,000 WBC होने चाहिए, और लाइफ स्पैन कितना होगा WBC का 10 to 13 डेज, और RBC का कितना था 120 डेज। तो नेक्स्ट हमारा है ल्यूकोपोइसिस किसको कहते हैं, अब ये तो हमने पढ़ा था इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस होता है RBC की प्रोडक्शन, और ल्यूकोपोइसिस क्या होगा, द प्रोडक्शन ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपोइसिस। और ल्यूकोसाइट्स भी बोल देते हैं हम इसको, लिम्फोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स भी बोल देते हैं हम इनको ना, ठीक है। तो इससे से ही मिलके बना है आपका ल्यूकोपोइसिस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ WBC अडल्ट के अंदर और फीटस के अंदर। अडल्ट के अंदर WBC कहाँ पे प्रोडक्शन होता है ज्यादातर, लीवर के अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर होता है, टॉन्सिल्स के अंदर होता है और बोन मैरो के अंदर होता है। इसीलिए ही ज्यादा आपका लीवर और स्प्लीन में होता है, इसीलिए ही इनको क्या कहते हैं हम, हमारा इम्यूनिटी बूस्टर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडीज बनती है हमारी। तो नेक्स्ट हमारा है फीटस। अब फीटस के कहाँ पे बनती है WBC ज्यादातर, लीवर के अंदर और स्प्लीन के अंदर। RBC भी लीवर और स्प्लीन में बनती है और WBC भी लीवर स्प्लीन में बनती है। नेक्स्ट हमारा है इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज, इंक्रीज नंबर ऑफ WBC किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स को, और डिक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकोपीनिया। जब WBC का काउंट इंक्रीज हो जाता है उसको कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस, और जब डिक्रीज हो जाता है उसको बोलते हैं ल्यूकोपीनिया। और पैथोलॉजिकल इंक्रीज इन नंबर ऑफ WBC इज नोन एज ल्यूकीमिया, जिसको हम ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। पैथोलॉजिकल इंक्रीज यानी कि मल्टीप्लीकेशन में बढ़ती जा रही है, उसको हम ल्यूकीमिया बोल देते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है टाइप ऑफ WBC। अब WBC के कितने टाइप्स हैं, WBC के आपके 2 टाइप्स हैं, ग्रैन्युलर एंड ए ग्रैन्युलर। ग्रैन्युलर आपका फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है और ए ग्रैन्युलर आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो 3 पार्ट में डिवाइड है उसको हम कहते हैं न्यूरोफिल्स, एसिडोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ठीक है। न्यूरोफिल, एसिडोफिल एंड बेसोफिल। और जो ए ग्रैन्युलर है वो होता है आपका लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं, या तो वो लिम्फोसाइट्स होंगे या वो मोनोसाइट्स होंगे। इनका अकाउंट भी दे रखे हैं, इनकी परसेंटेज दे रखी है, ये आपको अगर
करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ऑप्शनल है। अगर आपको नहीं करना है तो ऐसे भी चलेगा। WBC का आपको बस पता होना चाहिए कि 2 टाइप्स की होती हैं, ग्रेन्युलर होती है, ए ग्रेन्युलर होती है। ग्रेन्युलर्स में कौन से आते हैं और ए ग्रेन्युलर्स में कौन से आते हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है ग्रेन्युलर WBC कौन सी होती है। ग्रेन्युलर और ए ग्रेन्युलर 2 टाइप्स की पढ़ी है हमने। ग्रेन्युलर में आपके ये तीनों आती हैं और ए ग्रेन्युलर में आपके दोनों आती है। तो ग्रेन्युलर में हमारी जो ये तीनों हैं इनका क्या क्या पढ़ेंगे, इनकी टाइप इनके पढ़ेंगे, तो पीछे हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये। इसकी अपीयरेंस कैसे होती है, इनका फीचर क्या है, फंक्शन क्या है और लोकेशन कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो तीनों प्रोडक्शन तो तीनों की कहाँ पे होती है, बोन मैरो के अंदर ही होती है। और जो इनके फंक्शन क्या होंगे वो अलग अलग होंगे, इनकी फीचर्स अलग होंगे, अपीयरेंस अलग होगी। ठीक है। तो जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो आपके इस तरह के होते हैं दिखने में कुछ, और इनके फीचर्स क्या रहेंगे, न्यूक्लियस विद 3 to 4 lobes एंड स्टेन विद न्यूट्रल डाई। हीमोटोक्साइलिन नाम की, हीमेटोटोक्साइलिन नाम की एक वो डाई होती है, उसकी स्टेन से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि जब वो उसका स्टेन उसके हम ड्रॉप डालेंगे तो इस कलर का स्टेन देगा, इस कलर की आएगी ये। इससे हम इसकी आइडेंटिफिकेशन का, इसके अपीयरेंस का पता लगाते हैं कि ऐसे दिखेगी। और जो इसमें न्यूक्लियस होते हैं विद 3 to 4 लोब्स में इसके न्यूक्लियस होते हैं। और ये फंक्शन क्या करती है, डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय फैगोसाइटोसिस। डिस्ट्रॉय कर देगी बैक्टीरिया को, फैगोसाइटोसिस यानी कि बैक्टीरिया को निगल जाएगी, बैक्टीरिया को खा जाएगी। और इसके अंदर ही इसके जब इसके अंदर बैक्टीरिया जाएगा वहीं पे बैक्टीरिया मर जाएगा। ठीक है। और ये बोन मैरो के अंदर प्रोडक्शन होता है। एसिडोफिल्स और क्या होते हैं, एसिडोफिल्स का दूसरा नाम है इस्नोफिल्स। और इस्नोफिल्स आपका क्या रहता है, न्यूक्लियस के 2 लोब्स, न्यूक्लियस के 2 लोब्स होते हैं इसके अंदर, और स्टेन विद एसिडिक डाई। स्नोफिल का जब हम ऐसे इसमें हमने क्या कराया था, न्यूट्रल डाई से कराया था इसको। न्यूट्रल डाई से जब हमने इसके ऊपर डाली थी तो ये ऐसा दिखा था। ठीक है। और जब इसको एसिडिक डाई डालेंगे, और वो कौन सी है, ईओसिन। और इसमें हमने कौन सी यूज की थी, हीमाटोक्सिलिन की थी इसमें तो यूज। और इसमें हम कौन सी यूज करेंगे, ईओसिन। ईओसिन डाई से हम इसका आइडेंटिफिकेशन पता करेंगे कि इस तरह का दिखता है ये। और ये स्टेन किसके साथ देगा, एसिडिक डाई के साथ में। और इसका फंक्शन क्या होगा, कॉम्बेट द इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन। जो आपकी एलर्जिक रिएक्शन, जो हिस्टामिन जब जब जैसे किसी ने कहीं पे चोट लग गई, ठीक है, या फिर कुछ चींटी ने काट लिया, तो वहां पे आपका काटने से क्या होगा, हिस्टामिन रिलीज होगा। तो वहां उससे क्या होगा, एलर्जिक रिएक्शन होगी। तो उसको शॉर्ट आउट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए कौन हेल्प करता है, आपका एसिडोफिल्स हेल्प करते हैं। ये वहां पे कॉम्बेट करता है उससे, ये वहां पे इससे फाइट करता है और हेल्प करता है। और ये भी बोन मैरो में प्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट आपका है बेसोफिल्स। अब बेसोफिल्स क्या होते हैं, इस तरह के दिखते हैं बेसोफिल्स, पर्पल कलर के। और ये आपके न्यूक्लियस विद इंडिस्टिंक्ट लोब, यानी कि न्यूक्लियस होता है इंडिस्टिंक्ट लोब, कि आपका दिखता नहीं है, पता नहीं चलता उन लोग का। ठीक है। और यहाँ पे स्टेन विद बेसिक डाई के साथ में स्टेन दे देता है कौन सी, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जब डालते हैं ये ऐसे ही ब्लू से कलर का आएगा, और उसमें अपना इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है इसका। और इसका फंक्शन क्या रहेगा, लिबरेट हिपेरिन एंड हिस्टामिन इन एलर्जिक रिएक्शन टू इंटेंसिफाई इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स। तो जो हिपेरिन और हिस्टामिन जो एलर्जिक रिएक्शन देते हैं, तो उसकी इंटेंसिफाई इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स जो देता है, इनकी हिस्टामिन की वजह से, हिपेरिन की वजह से तो ठीक है, जो रिस्पॉन्स आता है वो स्वेलिंग हो जाती है। पर जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, जो स्वेलिंग या वो रिएक्शन हो रही है, वो आपकी उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उसमें कौन रोल प्ले कर रहा है, अपना बेसोफिल्स। बेसोफिल्स करते हैं। ठीक है। और ये आपकी बोन मैरो में प्रोडक्शन होती है इसकी। तो नेक्स्ट आपका ए ग्रेनुलर WBCs। ए ग्रेनुलर WBCs में भी आपके टाइप, अपीयरेंस, फीचर्स, फंक्शंस एंड लोकेशंस हैं। तो आपकी ए ग्रेनुलर WBCs में आपकी लिम्फोसाइट्स आएंगे और मोनोसाइट्स आएंगे। लिम्फोसाइट्स इस तरह के दिखेंगे, ठीक है, और ये मोनोसाइट्स आपके इस तरह के दिखेंगे। जो लिम्फोसाइट्स होंगे आपके क्या होंगे, स्मॉलेस्ट ऑफ WBC, और लार्ज राउंड न्यूक्लियस होगा, इनका दिख ही रहा है लार्ज राउंड न्यूक्लियस, और ये WBC से छोटे होंगे। और जिनकी फंक्शन रहेगा, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज
लिम्फोसाइट्स हमारे लिम्फोसाइट बी सी टी ये हमारे मेन एंटीबॉडीज होते हैं और ये बोन मैरो स्प्लीन और टॉन्सिल्स में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और जो मोनोसाइट्स होते हैं उनकी क्या होती है, लार्जेस्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी। ये आपके डब्ल्यूबीसी से स्मॉल होते हैं, बट ये क्या होते हैं, मोनोसाइट्स बड़े होते हैं और लार्ज किडनी शेप न्यूक्लियस होते हैं। कैसे रहेंगे, किडनी की शेप के न्यूक्लियस होते हैं और ये भी क्या करते हैं, इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं उनको, और बोन मैरो में इनकी प्रोडक्शन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपके ब्लड के फंक्शंस के बारे में, आपके ब्लड के अंदर कॉम्पोजिशन क्या क्या होती है, उनके अलग अलग फंक्शंस क्या है, फीचर्स क्या है, ये सब आपका उसके बारे में था आज का लेक्चर।